हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दुष्यंत को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है। इसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन दुष्यंत कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जोंगशुन को फॉलो किया था। बाहर ग्योमी होती है और साथ में दोयन होता है जो इसको देख रहे थे। ग्योमी के पास बाद में जोंगशुन आ गया था और सॉरी कह रहा होता है। ग्योमी यहाँ पर यह कहती है कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया था, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पति को वहाँ पर कैसे छोड़ सकती हो, उसका काफ़ी खून बह रहा था। यह कहकर ये चली जाती है और बाहर आकर दोयन से बात करती है और यह कहती है कि क्या वो आदमी तुम्हें मिल गया है जिसने एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन दी थी। दोयन बताता है कि वो जोंगशुन है। अगले इसमें योंगबो को देखते हैं जो अपने घर पर लेटी हुई थी। बाहर वो जोंगसुक आई हुई थी, बाद में इसके पास आती है। योंगबो इसको देखती है और यह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था और अपनी ग्योमी की देखभाल करनी चाहिए थी। जोंगसू कहती है चलो साथ में चलते हैं, लेकिन योंगबो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने कह दिया था कि वो मुझे देखना नहीं चाहती, इससे वह अनकम्फर्टेबल हो सकती है। जोंगसू कहती है तो क्या हुआ, अगर वह होती है तो उसे होने दो, अगर वह तुमसे नफरत करती है तो करने दो, उसे ऐसा करने का राइट है, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों सच में अजनबी बन जाओगी। अगले सीन में बोंग को दिखाया जाता है, साथ में ग्योमी होती है। बोंग ग्योमी से कहता है तुम ठीक हो क्योंकि तुम उनसे रिलेशन तोड़ रही हो। ग्योमी कहती है कि मैं ठीक हूँ, रिलेशन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बोंग कह रहा होता है कि वैसे भी वो आदमी गाड़ी नहीं चला रहा था और उसने एम्बुलेंस के पास कॉल की थी, वे दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और हमारे जैसे ही है। तुम पहले इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी और किसी के साथ बात नहीं करती थी, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है, तुम इनके क्लोज आ गई थी, मानो ये फैमिली हो, क्या इनसे रिलेशन तोड़ना सही रहेगा। ग्योमी कहती है कि वो उनके बारे में बात करना बंद कीजिए। अगले इसमें योनबो को देखते हैं, साथ में बच्चे होते हैं। बच्चे योनबो से पैसे मांग रहे थे, योनबो पैसे दे देती है। बच्चे ये कहते हैं कि क्या हमारे पिताजी पैसा कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, यह भी अपना नंबर देती है, लेकिन बड़ी बेटी समझ जाती है और यह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, पिताजी पैसे कमाने के लिए नहीं गए हैं, जब मैं छोटी थी तब भी ऐसे ही हुआ था, आपने कह दिया था कि पैसा कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं समझ नहीं पाई थी क्योंकि मैं छोटी थी, लेकिन अब मुझे पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन पिताजी हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, आपने पहले भी ये बात अपने तक ही रखी थी और आपके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। योनबो कहती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो। अगले इसमें ग्योमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। इसी में लेकर जोंगसुक आती है, साथ में अपनी योंगबो होती है। ग्योमी अपनी इसको देख लेती है और यह कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, लेकिन योंगबो यह कहती है मुझे 1 मिनट के लिए आपसे बात करनी है, लेकिन ये मना करती है और ये कहती है कि मुझे अपने पति की देखरेख करनी है, लेकिन बोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। अगले इसी में तीनों बाहर होती हैं। ग्योमी कहती है तुम क्या करने के लिए आई हो। योंगबो यह कहती है कि पहले मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पति ने सब कर दिया था। ये बार बार सॉरी कहती है, लेकिन ग्योमी यह कहती है कि हमारी दोस्ती पहले ख़त्म हो गई है। बाद में जा रही थी तभी योंगबो के पेट में पेन हो रहा होता है। जोंगसू कहती है कि प्रेग्नेंट है, मैं भी किसी को लेकर आती हूँ। बाद में चली जाती है। ग्योमी भी योंगबो के पास आती है, इसको उठाती है और व्हील चेयर पर बिठा देती है और बाद में डॉक्टर के पास ले आती है। अगले सीन में डॉक्टर इनसे बात करती है और यह कहती है कि बच्चा ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। योंगबो ग्योमी से बात करती है और यह कहती है मुझे माफ़ कर देना। बाद में रो रही होती है, ग्योमी भी रोती है और यह कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है, लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुमसे कठोर बातें नहीं कहती। अगले सीन में जोंगसुक और साथ में योंगबो को देखते हैं जो कि बोंग से बात कर रहे होते हैं और बार बार सॉरी कहते हैं। बोंग जोंगसुक से कह रहा होता है कि शब्दों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बाद में इसके लिए कोई भुगतान करना होगा। जोंगसुक कहता है कोई बात नहीं है, आप जो भी मुझे करने के लिए कहोगे मैं वो करूँगा। ग्योमी बाद में बाहर दोयन से बात करती है और ग्योमी ने सेटलमेंट कर ली थी। साथ में दोयन से यह कहती है कि यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि जोंगसुक ने क्या किया है। दोयन ने कह दिया था ठीक है। ग्योमी बाद में इसको रुमाल देती है और साथ में एक नया रुमाल भी देती है और यह कहती है कि मेरी ओर से गिफ्ट है। दोयन भी इसको ले लेता है। वही हम जोंगसुक को देखते हैं, साथ ही मिनो होता है, साथ में डोंगयू होता है, तीनों गेम खेल रहे थे। जोंगसुक के पास बाद में दोयन कॉल करता है और कह रहा होता है कि अब सेटलमेंट हो गई है, अभी यह केस सोल्व हो चुका है, क्या कल तुम फ्री हो, हम साथ में खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे। जोंगसुक भी कहती है कि ठीक है। अगले सीन में जूरी को देखते हैं जो कि डेग्यून के पास आती है और यह कहती है कि ये तुमने डेट के लिए जगह सेलेक्ट कर ली है, लेकिन ये अपनी कहता कि नहीं। जूरी कहती है कि क्या हम होटल में चलें, लेकिन डेग्यून कहता है कि वह तो बुझेदा हो जाएगा, आसपास के पड़ोसी मुझको देख सकते हैं और मेरी माँ को हमारे बारे में पता चल जाएगा।
वैसे मैं कुछ जुगाड़ कर लूँगा, अभी के लिए मैंने और कुछ ऐड किया हुआ है, क्या हम यहाँ पर करें? लेकिन जूरी कहती है कि नहीं, मुझे काम पर जाना है। बाद में चली जाती है। अगले सीन में जियोंगसू को देखते हैं, साथ में तीनों होती हैं। जियोंगसू की यहाँ पर यह कहती है कि तुम सभी को अपना प्रोडक्ट चुनना होगा कि तुम क्या बेचना चाहती हो। ये तीनों बाद में से करती हैं और अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती हैं। अगले सीन में हिंसी को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और 30 साल पहले जो बच्चे मिस हो गए थे उस केस को देख रहा होता है। अगले सीन में जियोंगसू को देखते हैं, साथ में सी फ्रेंड्स होती हैं। ये भी अब ग्योमी को ये बताती है कि जूरी का भी एक बॉयफ्रेंड है। जूरी भी कहती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो डेट के लिए जगह नहीं मिल रही है। काश मेरे को घर मिल जाता और वहाँ पर डेट कर पाते, फिर हम वहाँ पर फिजिकल भी हो सकते हैं। लेकिन जियोंगसू बीच में बोलती है और ये कहती है कि घर पर डेट करने का मतलब फिजिकल नहीं हो सकता, वे दोनों वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। ये तीनों भी से कहती है तुम मुझे ओल्ड फैशन हो। जियोंगसू भी अप्रिसिएशन याद करती है कि दोयन ने मुझे घर पर आने के लिए कहा था ताकि हम वहाँ पर डेट कर सकें। बाद में रात को जियोंगसू भी अब दोयन के पास आती है जो कि शावर ले रहा होता है और बाद में बाहर आता है। जियोंगसू पहले दोयन के लिए खाना बना रहा होता है। जियोंगसू बाद में बर्तन साफ करती है। दोयन कहता है मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन जियोंगसू कहती है कि नहीं, मैं अपनी एंजॉय करने के लिए कुछ लाई हूँ, मेरे बैग में तो मिल जाएगा। बाद में दोयन चेक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ तो हथकड़ी होती है। बाद में जियोंगसू को दिखाता है और कहता है कि यही है। जियोंगसू ने देखा नहीं था और कहती है कि हाँ यही है, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। लेकिन बाद में इसकी ओर देखती है, चौंक जाती है और कहती है कि यह नहीं है। बाद में गेम वाली चीज को बाहर ले आती है और अगले सीन में गेम खेल रहे थे जो कि सांप सीढ़ी वाला गेम होता है। जियोंगसू भी दोयन को देख रही होती है और जूरी की बात को याद करती है कि वे घर में फिजिकल होने की डेट करते हैं। जियोंगसू भी अपने आप से ये कहती है कि दोयन ऐसा नहीं करेगा। दोयन ने अपनी ये नोटिस करता है कि जियोंगसू को ध्यान नहीं होता। बाद में अपनी से ये कहता है कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं ला रही हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? जियोंगसू बाद में ये बताती है कि मेरे फ्रेंड्स ने क्या कहा था, घर पर इंसान डेट करने के लिए नहीं आते हैं, वे वहाँ पर फिजिकल होने के लिए आते हैं। हालांकि ये बात बहुत ही मजाकिया है, लेकिन दोयन कहता है कि नहीं, सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले इसमें डेग्यून को दिखाया जाता है, साथ में सोयन होती है, साथ में इंजा होती है। डेग्यून कह रहा होता है कि क्या मैं कहीं और शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन इसकी मम ला कर देती है। सोयन बाद में ये कहती है कि आप बिजनेस ट्रिप के लिए चीन जाने वाली हैं और मैं भी सियोल जाऊंगी और डेग्यून घर पर अकेला रह जाएगा। डेग्यून कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही हैप्पी हो गया था और अपनी माँ को करता है। वही हम जियोंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और किस वाले सीन को याद कर रही थी। दोयन भी अपने घर पर होता है और किस वाले सीन को याद कर रहा होता है। बाद में इसके पास हिंसी कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में दोयन हिंसी से बात कर रहा होता है। हिंसी यहाँ पर यह कह रहा था कि मैं पहले पास की शॉप में गया था और मुझे वहाँ पर यह पता चला कि तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो, चिंता मत करो, ये बात केवल मैं ही जानता हूँ। हिंसी बाद में ये कह रहा था कि पहले अपने एक ऑर्फनेज था, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर की डेथ हो गई थी और ऑर्फनेज बंद कर दिया गया। लेकिन ऑर्फनेज के बारे में कई रूमर्स थी। 20 बच्चों को ओवरसीज में भेजा गया था ताकि वो उन्हें अडॉप्ट कर सके, लेकिन उनमें से 11 बच्चे ऑर्फनेज के नहीं थे। हिंसी अपनी फाइल दिखा रहा होता है और कह रहा था कि मिडवाइफ ने बच्चों को किडनैप कर लिया था और ओवरसीज में भेजा था और इसके बदले उसे पैसे मिले थे। उन बच्चों की एक मिडवाइफ भी थी, यानी कि उनकी एक दाई भी थी। दोयन कह रहा होता है कि वो कहाँ पर रहती है। अगले इसमें दोयन इस मिडवाइफ से मिलने के लिए आता है, लेकिन ये मिडवाइफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक वुमन आती है और ये बताती है कि मिडवाइफ मैं थी, मैंने बच्चों को 20 साल से पाला था। दोयन कह रहा होता है कि 10 साल पहले कौन पाल रहा था। हालांकि इस मेला को नाम नहीं पता होता, इसलिए यहाँ पर जो पहली बड़ी मेला होती है जिसको अल्जाइमर होता है, यह बताती है कि वह कांग ओके की माँ थी। उसने बाद में बिजनेस भी शुरू किया था। दोयन बाद में जियोंगसू से मिल रहा होता है और अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कि मुझे क्या मिला है। जियोंगसू यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ की वीमेन से बात करूंगी और कांग ओके की माँ के बारे में पूछूंगी। जियोंगसू बाद में अगले सीन में से ही करती है, लेकिन यहाँ पर इन वीमेन को नहीं पता होता। लेकिन एक वुमन इसको देख रही होती है, इसे पता होता है कि वो कौन होती है, लेकिन ये नहीं बताती। अगले इसमें दोयन को यह पता चलता है कि कांग ओके की 30 साल पहले डेथ हो गई थी और उसकी माँ का नाम सुने है। अगले इसमें जियोंगसू को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रही होती है और कांग ओके की माँ के बारे में पूछ रही थी, लेकिन तभी पास में वुमन आ गई थी जिसको कांग ओके बारे में पता होता है और यहाँ पर ये कहती है कि 30 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन अब जियोंगसू कहती है कि मुझे कुछ जांच करनी है, मुझे इसके बारे में और भी बताओ। अगले इसमें दोयन को दिखाया जाता है जो सुने से बात कर रहा होता है। सुने अब ये कहती है कि ये सच है कि मैं कांग ओके की माँ हूँ, मेरे बेटे कांग ओके को कॉमन कोल्ड हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी और मुझे भी अकेलापन फील हो रहा था। बाद में रोना स्टार्ट कर देती है। दोयन भी इसको रुमाली देता है और बाद में ये कह रहा होता है कि जब आपके बेटे की डेथ हुई थी तब 2 साल के बाद ही आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था।
आपके पास इसके लिए पैसे कैसे आए थे? दोहिन ने पहले अब चाय पी ली थी और ये बेहोश हो रहा होता है। सुनेमी इसको देखती है और बाद में ये कहती है कि उन बच्चों को मैं ले गई थी। अगले इसमें दोहिन अपने आप को अंदर पाता है और इसको बंधा हुआ था। इसके सामने कई बच्चों की फोटो होती है। बाद में सुनेहा पर आती है और गॉड से इनके लिए प्रे करती है। दोहिन कहता है तुम क्या कर रही हो? सुनेहा पर ये कहती है कि मैं इन बच्चों के लिए प्रे कर रही हूँ ताकि इनकी लाइफ में अच्छा हो। लेकिन दोहिन कह रहा होता है कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, तुमने इनको किडनैप कर लिया था और एब्रोड में भेज दिया था और इनके बदले पैसे मांगे। लेकिन सुनिए यह कहती है कि मैंने पैसे के लिए नहीं किया था। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पाल सकते थे, इनके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने इनको ओवरसीज में भेजा, मैंने इनको बचाया है। लेकिन दोहिन कहता कि नहीं, तुमने मुझे मेरे पेरेंट्स से अलग कर दिया, मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था। सोने बाद में इसके पास आती, इसकी फोरहेड को चेक करती है और यह कहती है कि तुम उनमें से नहीं हो। जिन भी बच्चों को मैंने लिया था उनके फोरहेड पर मैंने टैटू बना दिया था, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। लेकिन दोहिन कह रहा होता है कि मेरे हाथ में जलने का निशान है जो कि बचपन से है। सुने कहती है कि मुझे नहीं पता है, तुम उनमें से नहीं हो। बाद में इसके मुंह पर पट्टी बांध देती है। बाहर अब जोंसू को आती है, सुने को बोलती है। सुने भी जल्दी जल्दी बाहर आती है और डोर को लॉक कर देती है, लेकिन तब भी लालटेन नीचे गिर जाती है। सुने बाहर आती है, जोंसू से बात करती है और यह कहती है कि तुम्हें क्या काम है? मैं अभी शॉप को बंद कर रही थी। जोंसू यह कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना था। तभी पास में डायरी को देखती है और यह कहती है कि ये तो दोहिन की है, क्या वही अपराध था? वो इन दोहिन को देखते हैं जो कि अंदर होता है और बाहर निकलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन बाद में जोंसू की पर आती है और इसको बचा लेती है। सुने को बाहर इन तीनों ने पकड़ा हुआ था। अगले इसमें टीवी पर न्यूज आ गई थी कि 30 साल पहले सुने ने क्या किया था, कैसे बच्चों को किडनैप कर लिया था और उनको ओवरसीज में भेज दिया था। दोहिन हॉस्पिटल में होता है और यह न्यूज देख रहा था। बाद में से मिलने के लिए जोंसू आती है और कहती है कि तुम ठीक हो, वैसे क्या सामान तुम लाई हो? यह भी अब्राहम भरती है और बाद में इसको देती है। दोहिन बॉक्स को ओपन कर लेता है और लेटर को देख रहा होता है और ये कहता है कि यह लेटर मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने भेजे थे। बाद में कपड़े को भी देख रहा होता है और इस पर KBH लिखा हुआ था। जोंसू ये कहती है कि यह तुम्हारा रियल नेम हो सकता है। बाद में और ग्योमी आती है, साथ में यंगबोक होती है, साथ में जूरी होती है। ग्योमी अब दोहिन से यह कहती है कि मेरा अब यहाँ से डिस्चार्ज होने वाला है, क्या तुम वहाँ पर आ सकते हो? जूरी भी आपको ये कहती है कि यह जोंसू दोनों साथ में आ जाएंगे। जोंसू कहती है हम साथ में नहीं है, लेकिन दोहिन कहता है कि हम साथ में हैं। अगले इसमें से ग्योमी घर पर होते हैं। जूरी भी अब डेग्यून से बात करती है। डेग्यून यहाँ पर ये कह रहा था कि मेरी फैमिली यहाँ से जा चुकी है, तुम कल मेरे घर पर आ जाना। जोंसू को दोहिन भी यहाँ पर आते हैं। इनको एक स्टोव की जरूरत होती है। जोंसू कहती है मैं लेकर आती हूँ। बाद में ग्योमी घर पर आती है, स्टोव को लेती है, लेकिन तभी एक चीज नीचे गिर जाती है। बाद में से चेक करती है और यहाँ पर ये देखती है कि अब कपड़ा होता है और इस पर वही नाम होता है और वह KBH होता है। बाद में बाहर आती है और यहाँ पर ग्योमी को दोहिन को देखती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब मिलेंगे एपिसोड 11 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।